अच्छा, तो हम लोग एक कंसेप्ट देख रहे थे, कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अच्छा, हम यही क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी ना। इसको बंद कर दो, वो ज़्यादा ही तेज नहीं चल रहा है, इसे बंद कर दो। तो हम यही कर रहे थे ना कि अगर पहले तो एक चीज़ हम देखे थे, क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बस कुछ नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक सिंपल सी बात है, जिस मेथड की बॉडी की ज़रूरत ना हो। फिर एक सवाल उठता है, भाई मेथड है, काम करेगा, बॉडी की ज़रूरत क्यों नहीं है ना? बॉडी तो चाहिए मेथड को। लेकिन फिर यहीं आपने एक चीज़ देखी, एक केस ऐसा भी बनता है जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना। जैसे सेलेनियम के बारे में सोचो, सेलेनियम कितने लोग यूज़ करते हैं? लाखों लोग सेलेनियम यूज़ कर रहे हैं। उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो क्या करते हैं, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसमें रखते हैं? वेब ड्राइवर। और जगह जगह क्या यूज़ करते हैं वो? वेब ड्राइवर, है कि नहीं? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और रखते कहाँ हैं? वेब ड्राइवर। और वेब ड्राइवर में रखने के बाद वेब ड्राइवर के थ्रू क्या करते हैं? उस मेथड को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। अच्छा, हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, हजारों लाखों लाइनें ऑटोमेशन में एक आदमी लिख रहा है, लाखों लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और हम लोग के पास एक प्लस पॉइंट है कि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के उसमें वेब ड्राइवर में रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि हमसे ही कहा जाता है कि फायरफॉक्स पे चला के देखो सही से चल रहा है कि नहीं, एज पे चला के देखो सही से चल रहा है कि नहीं। ये हम कर पाते हैं बस 1 सेकंड के अंदर। हम बस क्या करते हैं, ब्राउज़र चेंज करके 1 मिनट में, 1 सेकंड में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद रन कर देते हैं। लेकिन सोचो, अगर यही एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं रहा होता, अगर मान लो तुम्हारी ये मजबूरी रही होती कि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ और क्रोम ड्राइवर में रखो, तब सब आदमी फंस जाता ना, है ना? लेकिन बस एक कंसेप्ट, क्या? कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते। तो वही क्वेश्चन है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन बनाएगा? जैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब भी बनेगा जिस क्लास के अंदर, अच्छा तुम्हें पता है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्लास के अंदर, तो समझ गए ना? अच्छा, अभी क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि चाइल्ड के पास उस काम को करने का कोड है, लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख दोगे तो मेथड किसका दिखाई देगा? पेरेंट का। तब तुम वो कोड कॉल नहीं कर पाओ। इसलिए सिर्फ दिखाने के लिए जब भी कोई क्लास, एक मेथड होगा, मेथड के अंदर कोई मेथड दिखाई देगा जिसके आगे क्या लिखा होगा? एब्स्ट्रैक्ट। तो इसके पास बॉडी नहीं होगी। और जिस क्लास के अंदर होगा ये मेथड, वो क्लास भी नॉर्मल नहीं हो सकती है, उसको भी क्या बनना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। एरर दे रहा भाई। और अकेले इस क्लास का कोई यूज नहीं है। मान लो तुम ये क्लास बनाओ और इस क्लास, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ और उसे कहीं एक्सटेंड ना करो, और उस क्लास के अंदर 20 तो तुम नॉन स्टैटिक मेथड बना के बैठे हो, 10 तो बना के बैठे हो, तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं भाई। जब ये क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब है इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। सीधी एक बात, नहीं बन सकता ना, ये बताया गया था, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो ये मेथड कैसे कॉल करोगे भाई? ये वाला कैसे कॉल करोगे? मान लो 2 मेथड में कोड नहीं है ना, 2 में तो है, लेकिन कैसे कॉल करोगे भाई? नॉन स्टैटिक मेथड है, ऑब्जेक्ट बनने पे कॉल होगा,
और ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो इस सिचुएशन में तो इसका इसीलिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास अकेले किसी काम की नहीं, जब तक वो किसी क्लास के अंदर जाके क्या ना हो, एक्सटेंड ना हो। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाने से मना कर देता है, कह देता है ना कि मेरा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वो इसलिए कह रहा है कि भैया वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये 4 मेथड लोड करोगे, 2 मेथड का कोड मेरे पास है, 2 का मेरे पास है नहीं, हम करेंगे क्या? जब तुम कॉल करोगे वो 2 मेथड, तो हमें क्या पता तुम क्या कॉल करोगे? तो इसमें 2 मेथड, इसमें से कोई भी मेथड कॉल करोगे तो उस समय हम क्या करेंगे? क्योंकि इस मेथड में कोड लिखा ही नहीं है। अरे मेथड का कोड तो चाहिए, इसीलिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा कहीं ना कहीं, जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, आदमी इसी पर्पस से बनाया होगा कि उसे क्या किया होगा, कहीं पे एक्सटेंड किया होगा। ठीक है, और एक्सटेंड करने के बाद, ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद जैसे ये देखो, तो बिना एक्सटेंड के एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई यूज नहीं। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? ये बहुत जरूरी चीज है। अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो कोई भी, तो वो कहीं ना कहीं क्या की गई हो, एक्सटेंड की गई है ना। और जब देखो सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक्सटेंड करोगे किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी क्लास के अंदर, तो भाई वो जो क्लास है वो अपने मेथड उसको दे देगा। लेकिन इसके पास तो मेथड कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं ना, नॉर्मल भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है। या ये बोलो कि कॉन्क्रीट है और एब्स्ट्रैक्ट है, या ये बोलो इम्प्लीमेंटेड है और अनइम्प्लीमेंटेड है। ये भैया इम्प्लीमेंटेड है, और ये दोनों क्या हैं, नॉन इम्प्लीमेंटेड या अनइम्प्लीमेंटेड है। ये इम्प्लीमेंटेड, ये 2 मेथड इम्प्लीमेंटेड नहीं है। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये जो आपके 2 मेथड हैं, ये क्या है? इसके पास मतलब क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास अनइम्प्लीमेंटेड मेथड भी है और क्या है, इम्प्लीमेंटेड मेथड भी है। दोनों है। तो जानते हो जब ये क्लास कहीं भी एक्सटेंड होगी, तब जो इम्प्लीमेंटेड होगी वो कहेगी ले लो इसका कोड, और जो अनइम्प्लीमेंटेड होंगे मेथड या जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे वो तुमसे यहाँ पे उसका क्या करवाएगा, कोड करवाएगा। याद है ना ये बात? लास्ट क्लास में बताया था ना, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास मान लो 2 मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं और 2 मेथड इम्प्लीमेंटेड है। तो जानते हो जब कहीं एक्सटेंड करोगे तो जो एक्सटेंड अपने अंदर कर रहा है उसकी मजबूरी है कि इन 2 मेथड्स को अपने क्लास में बनाए और उनका कोड लिखे। सेम नेम, सेम आर्गुमेंट, सेम पैरामीटर और सेम रिटर्न टाइप, सब कुछ सेम। 2 मेथड उसको बनाना ही पड़ेगा, इससे ये बच नहीं। देखो बनाया है ना इसमें, लॉन्च, देखो लॉन्च, और एक मेथड कौन सा था, क्लोज, नहीं सॉरी क्लोज नहीं था, कौन सा था ना, फाइंड और लॉन्च। तो इसे फाइंड और लॉन्च नाम का मेथड बनाना पड़ेगा। सीधी एक बात है भाई। जैसे यहाँ देखो एक मेथड बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, इसको पहले चाहिए एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लगाएं। एरर दे रहा है ना, एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि वेब ऑटोमेशन क्लास के अंदर 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जो भी इसे एक्सटेंड करेगा 2 के 2 मेथड उसे यहाँ बनाने पड़ेंगे, सेम नेम के, सेम पैरामीटर के, सेम रिटर्न टाइप के, मतलब ओवरराइड करने पड़ेंगे। इस चीज़ से ये बच नहीं सकता, इसीलिए एरर दे रहा। इवन कर्सर लेके जाओ इसके ऊपर ना, तो कहेगा भी, तुम्हें सजेशन देगा साफ साफ
ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स की मतलब जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स पेरेंट के अंदर हैं उनको यहाँ ऐड करो, उसका कोड लिखो, ओवरराइड करो। आई बात समझ में? और अगर ये ऐसा करने से मना करें, पहले तो मना करेंगे तो एरर आएगा। अभी तक ये क्लास है फायरफॉक्स ऑटोमेशन, क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन अगर इन्होंने अपने पेरेंट के अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यहाँ ओवरराइड या इम्प्लीमेंट करने से इनकार किया तो इनको भी क्या बनना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। कर्सर ले जाओ, देखो बोलेगा साफ साफ, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। या तो ऐसे कर दिए, देखो 2 मेथड बना दिए अपने आप की, नहीं फाइंड और लॉन्च। जो कोड लिखना है अब इनके अंदर क्या करो, तुम लिख सकते हो। क्लियर है ये? और अगर ये कहें कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या बताया था, इनको भी लिखना पड़ेगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट। इनको तब एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। ये बन जाएंगे तो अब इनके ऊपर कोई ऐसी रोक नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट करें ही करें, ना करें। 2 थे, दोनों नहीं किया इन्होंने, या इनका मन कर रहा है एक करने का तो एक कर ले। लेकिन याद रखना, एक क्लास हो एब्स्ट्रैक्ट जिसके अंदर 20 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, तुम कहीं एक्सटेंड करो तो 20 मेथड बनाने पड़ेंगे ना चाइल्ड में, और तुम उसमें 19 बनाओ और एक मत बनाओ, तो भी तुम्हें अब क्या बनना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। या तो सारे मेथड्स बनाओ, नहीं तो क्या बनो? एब्स्ट्रैक्ट। सीधा एक सिंपल सा, इसका फंडा क्या है मालूम है? अरे यार, एक मेथड की देखो, नाम बहुत जरूरी है, नाम बहुत काम आता है, कोड में बहुत हेल्प कर रहा है ना? लेकिन असली में चीज तो काम करेगा। तो कोई भी नाम हो उसके पीछे काम होना चाहिए। देख रहे हो, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देता इस क्लास का। क्यों? यहां नाम तो है लेकिन काम नहीं है। जब जो इसको क्या करता है, एक्सटेंड करता है, अपने नाम का काम यहाँ पे क्या करता है, वो करवाता है। कहता भाई काम करो, 2 मेथड यहाँ क्या करो, बनाओ। अब उसके नाम का काम मिल गया कि नहीं? और जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सेम नेम के 2 मेथड यहाँ भी पाएगा, वहाँ भी पाएगा। तो ये वाला लोड करेगा जिसमें कोड लिखा है, वो वाला लोड नहीं करेगा जिसमें कोड नहीं लिखा है। यही तो ओवरराइडिंग में होता है, चाइल्ड वाला लोड करता है और काम भी तो चाइल्ड वाला ही करेगा। सब कितना परफेक्ट है। सबसे बड़ी बात है, तुम चीज़ों को अलग अलग करके नहीं समझ सकते। सारी चीज़ें एक दूसरे से कंप्लीटली क्या हैं? जुड़ी हैं, कनेक्टेड हैं। अगर नहीं करने देता तो क्यों नहीं करने देता? क्लियर है ये अब? और एक ही रास्ता होता है कि अगर कोई क्लास उसके मेथड्स या एक भी मेथड इंप्लीमेंट करने से क्या करे, मना करे, तो उसे क्या बनना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन अब इसका भी ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। अब इसको भी जरूरत है किसी तीसरे की। कहीं ना कहीं एक ही फंडा है यार, नाम है मेथड का तो पीछे कोड चाहिए ना। जब तक इसके सारे नामों का कोड इसे नहीं मिलेगा तब तक ये भाई, तब तक तुम एब्स्ट्रैक्ट है। तीसरे में ले जाओ, तीसरे में भी देख रहे हो, पेरेंट के 2 मेथड थे ना, इसने चाइल्ड ने क्या किया? एब्स्ट्रैक्ट, उसने एक्सटेंड किया और 2 बनाने से मना किया तो एब्स्ट्रैक्ट बन गया। अब ये भी तो किसी काम का नहीं है, ये मेथड भी तो नहीं यूज होंगे। लेकिन अब अगर इसको कहीं एक्सटेंड किया जाएगा तो ये जानते हो अपने पेरेंट के 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको इसने इम्प्लीमेंट नहीं किया वो करवाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ लोड हो, जब कोई चीज़ रैम में लोड हो, तो हर नाम के पीछे कोड होना चाहिए। अरे नाम चलेगा तो थोड़ी ना यार, चलेगा तो आखिर पीछे कौन? कोड ही ना। सीधा फंडा है, इसीलिए ज़बरदस्ती करवाता है। मान लो ये तीसरी क्लास भी कहे 2 ठो है, 1 ठो करेंगे तो कहेगा भैया तुम भी क्या बनो?
अब इन तीनों में से किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता जब तक एक किसी चौथे में एक्सटेंड करके ये उस मेथड को क्या ना करे, इम्प्लीमेंट ना करे। भाई सीधी बात है, नाम है तो काम भी होना चाहिए ना, इसीलिए तो जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाता है, नहीं करवाता कहता एब्स्ट्रैक्ट बनो। अब कोई आगे आएगा देखेगा, तुम्हारा भी ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। क्लियर है ये? और एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा एक क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। जावा वालों ने क्यों बनाया? अरे यार हम तुम आसानी से समझ सके कि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है यार, कंपाइलर समझ सके ना, इसलिए इन्होंने कहा भैया क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे तो क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, क्लियर है ये इतना? कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब एक बात और सुनो, तब एक क्लास ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना हो लेकिन वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो। मतलब ऐसे देखो, चलो जी एक क्लास बनाते हैं बड़ी सिंपल सी, क्लास का नाम रखते हैं सिंपली ए, रख दिया। इस क्लास के अंदर आए और ये अच्छा देखो पहले पब्लिक वाइड मेथड का नाम रख दिया क्या, एक्स, एक्स लिख दिया और चलो मेथड बना दिया क्या, एब्स्ट्रैक्ट। तब तो मेरी मजबूरी है, सॉरी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड। अब देखो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड और यहाँ देखो एरर दे रहा है, कर्सर ले जाओ, वही कह रहा है कि जो क्लास है अपनी ये, इसको क्या बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट बनाओ ना। अच्छा एक दो मेथड और बना लेते हैं, तुम्हें तो पता ही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं और नॉर्मल मेथड भी होते हैं या कॉन्क्रीट मेथड भी होते हैं, इम्प्लीमेंटेड मेथड भी होते हैं, ये देखो। अच्छा चलो मेरा मन किया हमने इसमें भी क्या कर दिया, एरर दे रहा है क्यों भाई, दोनों थोड़ी नहीं करोगे, बॉडी भी लगाओगे एब्स्ट्रैक्ट भी लिखोगे, तो चलो एरर दे रहा है। अच्छा बताओ इस क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, एरर दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, एरर भी नहीं दे रहा है, बात नंबर एक। और बात नंबर दो और एक है कि एरर नहीं दे रहा है, ठीक है, और दूसरा ये है कि दो मेथड हैं और दोनों में से एक भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो आज से ये बात भी याद रख लेना है आप लोगों को, ऐसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है जिसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो। तो अब सवाल उठता है कि कोई ऐसा करेगा क्यों, कोई ऐसा करेगा क्यों कि क्लास बनाएगा एब्स्ट्रैक्ट और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रखेगा। नहीं देख रहे हो इसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है नहीं, तुम्हारी आँख के सामने है, लेकिन क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। एरर दे रहा है नहीं, मतलब जावा का कहना है कि इट इज़ अलाउड कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट, ऐसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है जिसके पास उस समय एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड न हो। क्या वायर, ये देखो है ना, देखो लगा तो नहीं है उसमें, ठीक है बोलो। ये चीज़ समझना है कि एक क्लास, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना हो। अब सवाल उठता है ऐसा कोई बनाएगा क्यों, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, जावा ने अलाउ किया क्यों, जावा कुछ अलाउ कर रहा है
तो इसका मतलब है कोई ना कोई इस चीज़ को यूज करेगा। अगर उसे लगता है कि ये चीज़ तो किसी भी केस में हर हाल में हो ही नहीं सकती या नहीं होनी चाहिए, तो उसको अलाउ नहीं करता, कंपाइलर रोक देता तुमको। लेकिन ये रोक नहीं रहा है। जानते हो इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि पहली बात तो बताओ, जो आज हम कोड क्लास जिसे हम काम कर रहे हैं, कोई काम मिला, उस काम में से हमें अभी थोड़ा सा काम करना था या एक फंक्शनैलिटी थी, हमें उसे ऑटोमेट करना था। तो फंक्शनैलिटी को हमने क्या किया, अब क्लास बनाया, मेथड बनाया, उसमें कोड लिखा और ऑटोमेट कर दिया। इसके बाद फ्यूचर में उस फंक्शनैलिटी में और कुछ चीज़ें क्या हो गई, ऐड हो गई, तो फिर जाके काम करेंगे उस पर ना, फिर से उसी क्लास में जाएंगे, मेथड में जाएंगे और चीज़ें क्या करेंगे, हम कोड जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। क्लियर है या नहीं? तो अब ये सवाल उठता है कि हम लोग क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे और वो मेथड बना के कोड लिखेंगे। तो मतलब ये है कि कोई भी क्लास बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आज के लिए बना रहे हैं, इसका यूज आज भी होगा, कल भी होगा और आगे भी होता रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही सबको? अब सुनो, हम कैसा करते क्यों हैं। अच्छा ये बताओ, कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ही यहीं से आता है, जब कोई क्लास कहती है कि किसी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही क्या है, जब किसी मेथड का कोड वहाँ न लिख के उसका चाइल्ड जो है वो कोड लिखे। और ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, अगर पेरेंट का कोड, जैसे एक पेरेंट के पास 4 चाइल्ड हैं और चारों को वो फंक्शनैलिटी क्या चाहिए, अलग अलग ढंग से चाहिए, चारों को वो फंक्शनैलिटी क्या चाहिए, अलग अलग ढंग से चाहिए, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के चारों उसे क्या कर देते हैं, एक्सटेंड करके अपने यहाँ क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो क्या है, देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यही है, जब तुम्हें ये लगता है कि एक पेरेंट के पास कई चाइल्ड होंगे और वो चाइल्ड कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, अलग अलग ढंग से करेंगे, तब तुम क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के काम करते हो। यही करते हो ना? अब सुनो, अब होता क्या है, कई बार जब हम कोड कर रहे होते हैं, मान लो हमें कोई काम मिला, उसके लिए हमें कोड करना था। जब हम कोड करने लगे तो हमें जितने भी उस क्लास के पास 4 चाइल्ड थे, लेकिन चारों चाइल्ड जो थे, ध्यान से समझना इस बात को, चारों जो चाइल्ड थे वो मेथड के लिखे गए कोड से क्या थे, सेटिस्फाइड थे। उनको लग रहा था कि भाई हमको भी लगा कि जो पेरेंट क्लास में 20 मेथड बनाए हैं, 20 में कोड लिखा है, ये चारों के काम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब सही है। तो हमने क्या किया, ऐसा जब देखा तो भाई हमने ये कर दिया कि जो पेरेंट था, जो कौन था, पेरेंट था, पेरेंट को एक्सटेंड किया कहाँ, चारों चाइल्ड में, और यूज़ करने लगे। ठीक है, और फिर भाई वो 20 मेथड सबके काम के थे, और भी हम पेरेंट क्लास का क्या बनाने लगे, ऑब्जेक्ट भी बनाने लगे। लेकिन अब फ्यूचर में प्रॉब्लम क्या मेरे सामने आई, मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई फ्यूचर में कि जो ये इस तरह से समझो कि अब मेरे सामने एक ये प्रॉब्लम आई कि जो मेथड्स हमें क्या करने थे, मतलब हमें ये था कि जो मेथड्स बनाने थे सब में कोड लिखना था, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमको ये लग रहा था कि फ्यूचर में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं जो चारों में क्या होंगी, अलग अलग। हमें आज नहीं ज़रूरत है, लेकिन फ्यूचर में लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। काम करते करते एक अंदाज़ा भी होता है कि नहीं, जैसे हमें लग रहा है अभी तो जितने मेथड लिख रहे हैं सारे चाइल्ड को चाहिए, लेकिन हमें एक, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, मेरा एक अंदाज़ा कह रहा है कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि जो चारों क्लासेस हैं उनको कुछ मेथड्स क्या चाहिए हो, अलग अलग चाहिए। अब क्या करें, अब सोचो ज़रा, हमें अंदाज़ा ऐसा लग रहा था हमने, लेकिन किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की ज़रूरत नहीं थी। हमने क्लास बनाई और क्लास को क्या रखा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा, और सिंपल मेथड बना के रख दिए। एक हमें अंदाज़ा अंदर से लग रहा था कि यार ज़रूरत फ्यूचर में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होंगी जो चारों में क्या होंगी, अलग अलग, लेकिन हमने अंदर की आवाज़ को क्या किया, दबा दिया, और हमने कहा जी नहीं, अब सारे मेथड तो चाहिए। हमने नॉर्मल क्लास बना के रखी, 20 मेथड या 2 मेथड जितने बनाने थे बना दिए। अब लेकिन भविष्य में
एक डेढ़ महीने बीतते बीतते हमें 2-4 फंक्शनैलिटी ऐसी मिल गई जो हमें सब में क्या करना था, अलग अलग ढंग ना बाटी नहीं है, अलग अलग ढंग से बना। अगर 4 फंक्शनैलिटी ऐसी होती जो सबके लिए कॉमन होती तो हम तो यहीं बना के मेथड कोड लिख देते ना, लेकिन चारों को चाहिए क्या, अलग अलग। अब हमने क्या किया, 4 मेथड क्या बनाए इस क्लास के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट, और इसके बाद इस क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा तब, एब्स्ट्रैक्ट। और जानते हो अब क्या दिक्कत हो गई, ये क्लास पहले तो एब्स्ट्रैक्ट थी नहीं, तो हमने तो सैकड़ों जगह इसका क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट बना के इसको बढ़िया से क्या किया था, यूज़ किया था। और अब क्या हो बनाना पड़ गया, एब्स्ट्रैक्ट। तो जहाँ 100 जगह ऑब्जेक्ट बनाए होंगे हर जगह एरर आएगी कि नहीं आएगी। अब हम हर जगह की जाके एरर दूर करेंगे। लेकिन अगर हम इस क्लास को क्या बना दिए होते, एब्स्ट्रैक्ट, तो कौन सा बहुत बड़ी मेहनत कर दिए होते, बस लिख दिया क्या, एब्स्ट्रैक्ट। 20 मेथड जो बनाने थे हमने बना दिया, 2 मेथड जो बनाने थे हमने बना दिया ऐसे। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये कहोगे, यही कहोगे ना कि सर इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो कोई बात नहीं जी, जो 100 जगह तुमको अपडेट करने की, चेंज करने की ज़रूरत पड़ती, उससे तो अच्छा था ना तुम एक क्लास क्या बनाते, बी, और उसके अंदर क्या कर देते, एक्सटेंड्स ए, और ए के पास कोई अनइम्प्लीमेंटेड मेथड तो है नहीं। और अब जहाँ जहाँ भी यूज़ करते ऑब्जेक्ट बी का बनाते और ए में रख के जगह जगह यूज करते। अब अगर भविष्य में चेंज भी होता, अगर एक आध एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे बनाना भी पड़ा, तो हम आके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो दिक्कत क्या है, सुनो यार, एक क्लास अगर क्या हो, नॉर्मल है, सॉरी एक क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है, उसको नॉर्मल कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्लास क्या है, अगर नहीं, एक क्लास अगर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, और उस क्लास को तुम क्या कर दो, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हटा दो, तुम देखोगे पूरे कोड में कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 1-2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, एब्स्ट्रैक्ट लिखा था, मान लो 1-2 मेथड एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, क्लास में तुमने एब्स्ट्रैक्ट लिख रखा है जैसे ये, और इसको हटा दो, कोई दिक्कत कोड में नहीं आएगी। बोलो क्यों, अरे यार मेथड को तुम क्या बना दिए, एब्स्ट्रैक्ट से नॉर्मल। अरे एब्स्ट्रैक्ट था पहले, इसका मतलब पहले किसी ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया नहीं होगा, पहले इसका किसी ने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं होगा, और बना भी नहीं सकता था। अब तो बना भी सकता है, अब तो बढ़ गई फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन सोचो कभी एक क्लास नॉर्मल हो और उसको 10 दिन बाद तुम, या 1 महीने या 2 महीने या साल भर बाद क्या कर दो, एब्स्ट्रैक्ट कर दो। अब बड़ा पाप हो गया कि भाई नॉर्मल थी तो 100 जगह तुम क्या बनाए थे, उसका ऑब्जेक्ट बनाए थे, और जैसे ही यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे, वो 100 जगह हैं जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट बनाए होगे, वहाँ हर जगह क्या आना शुरू हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इसीलिए भाई जब डाउट रहता है, समझना मेरी बात, कई बार हमें क्या रहता है, डाउट रहता है, हमें जैसे क्लियर नहीं होता। जैसे कई बार तो होता है हमें पता होता है एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, तब तो हम नॉर्मल क्लास बना के अब काम करते नहीं। कई बार हमें डाउट लगता है कि यार अभी तो मेथड में कोड लिख रहा है, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसे मेथड मिलेंगे जो हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे। तो अगर डाउट है तो बेस्ट ऑप्शन है उस क्लास को क्या बना दो, एब्स्ट्रैक्ट। ये यूज है, देख रहे हो, इस क्लास इसीलिए जावा ने अलाउ किया, कई बार होता है। और ये भी एक चीज जानो, ये क्लास कैसी है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी भी हो सकती है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड और इम्प्लीमेंटेड मेथड दोनों हों। ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, सिर्फ इम्प्लीमेंटेड मेथड हो। और ऐसी भी हो सकती है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट हो। क्लियर है, ये तीनों केस पॉसिबल है, याद रख लो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो दोनों को रख सकता है ना, वो तो दोनों को रख सकता है, तो सिर्फ एक भी दोगे तो क्या उसे दिक्कत है,
नहीं। याद समझ में आई बात? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेड मेथड भी हो सकता है, अनइम्प्लीमेंटेड भी, या सिर्फ इम्प्लीमेंटेड भी चाहो बना लो, या सिर्फ अनइम्प्लीमेंटेड भी बना लो, तो कोई रोक नहीं है। और बंदा ऐसा कब करेगा कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे मेथड्स क्या रखे? इम्प्लीमेंटेड, या सारे मेथड्स रखे कैसे? एब्स्ट्रैक्ट। जब उसके मन में डाउट होगा, जब उसको ये फील होगा कि फ्यूचर में मेथड्स मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। क्लियर है ये? अब कोई कंफ्यूजन? ये सवाल पूछते हैं, क्या बिना एब्स्ट्रैक्ट मेथड की एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है ना। कोई कंफ्यूजन अब? अच्छा, तो चलो एक चीज़ और भी देखते हैं। एक ये क्लास पेरेंट है, ये क्लास क्या है? चाइल्ड है। चाइल्ड में एक्सटेंड हुआ है क्या? पेरेंट। क्लियर है? अब एक चीज छोटी सी और देखते हैं तब। ये क्या है? ध्यान से देखो, क्या है ये? बहुत आश्चर्य से मत देखो यार, तुम लोग तो दिल ही तोड़ देते हो। हाँ, एक चीज़ 100 बार बताने के बावजूद। एक छोटी सी चीज़ है कि एक बताया तो गया है ना कि न स्टैटिक हो न वाइड हो, है ना, और उसका नाम क्लास के नाम से क्या करता हो? मैच करता हो। वही क्या है? कंस्ट्रक्टर है। और बड़ा बेसिक सा गुण है इसके पास, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर अपने आप चलेगा, कॉल होगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो दिखाते हैं यहीं पे। क्लियर है? चलो एक क्लास यहीं बना लेते हैं। यहाँ यूज करके देखते हैं कैसे यूज करेंगे भाई। न्यू लिखें, क्लास का नाम लिखें, यही था ना। हाँ, चाइल्ड क्लास का क्या बिना ऑब्जेक्ट? पहले तो इतना ही देख लो, कहीं रखे पक्के कुछ नहीं है। तब भी भाई न्यू लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, है ना। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तुम्हें पता है इसका पेरेंट है तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड लोड होंगे, ये भी पता है। और आपको ये भी पता है कि भैया ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, इसीलिए तो प्रिंट कर रहा है क्या? आई एम चाइल्ड। जबकि हमने क्या किया? कुछ खास नहीं किया है, सिर्फ सिंपली क्या लिखा है? न्यू चाइल्ड। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना। चलो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएं, चाइल्ड में रखें। अब बताओ, रन करेंगे तो कंस्ट्रक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। दोबारा चलाए, देखो चला ना। क्योंकि भाई अच्छा, अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखें तब चलेगा ना भाई। किसमें रख रहे? देखो कंस्ट्रक्टर का मेथड, कंस्ट्रक्टर चलने की बात इससे होती है न्यू करके ऑब्जेक्ट बनने से। तुम इसको न रखते चाहे न रखो किसी वेरिएबल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। इतनी बात भी सब लोग जानते हो। क्लियर है ये? चलो, ये तो आप लोगों का एक रिवीजन जैसा हो गया। एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड हो सकते हैं। पैरामीटर चेंज कर दो, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। स्टैटिक इसे ये भी बोलते हैं क्या? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बताया है ना भाई, सब याद रखना।
पूछा जाएगा। और एक मेथड और बना दें, इसका नाम भी रख दें क्या, देखो अच्छा एक ही क्लास में अंदर हम दो पैरामीटर, दो कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तब भी एरर है। पैरामीटर क्या करना पड़ेगा, अलग चेंज करना पड़ेगा। देख रहे हो, एक में एक भी पैरामीटर नहीं है, एक में ऐसे। अब क्या है भाई, ये क्या कही जाती है, कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग। एक क्लास के अंदर मेरे भाई 10 कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। एक क्लास के अंदर 20 कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, बस इतना अंतर होगा 20 के 20 के पैरामीटर में डिफरेंस होगा। या तो नंबर ऑफ पैरामीटर का, या तो टाइप ऑफ पैरामीटर का, या तो ऑर्डर ऑफ पैरामीटर का है। अब तीनों को मिला के बोलते हैं पैरामीटर सिग्नेचर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होगा डिफरेंस, जैसे इन दोनों में डिफरेंस है ना, एक में एक भी पैरामीटर नहीं है, एक में इंट है। अगर एक और बना दें और यहाँ रख दें स्ट्रिंग, इसमें भी एक पैरामीटर है लेकिन इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है ना। ये तो बात सबको समझ में आती है। तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। इस कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं क्या, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर न्यू, अभी देखो न्यू चाइल्ड लिखा है, एक भी पैरामीटर नहीं भेजा है ना, तो बिना पैरामीटर वाला मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। रन करके देखो, आएगा आई एम चाइल्ड। लेकिन यहाँ अगर क्या भेज दो, हाँ स्ट्रिंग या नंबर भेज दो, मान लो पहले, अब आई एम चाइल्ड विथ 45, तो दूसरा कंस्ट्रक्टर चला है ना। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग भेज दें तो वो वाला चलेगा जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर में क्या है, स्ट्रिंग है। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अच्छा, अब लेकिन एक केस सोचना है सबको। हम चाहते हैं कि दो कंस्ट्रक्टर चल जाए। हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट बनाना एक, लेकिन कंस्ट्रक्टर चलाना चाहते हैं दो। तो ये तो अजीब लगेगा भाई अगर डिफॉल्ट कॉल करोगे तो कौन चलेगा, पहला वाला। स्ट्रिंग भेजोगे तो कौन सा चलेगा, दूसरा वाला। चाइल्ड इंट भेजोगे तो कौन सा चलेगा, तीसरा वाला। दो नहीं चलते ना यार। लेकिन अगर हम चाहें कि दो कंस्ट्रक्टर साथ में चलें, तो अब यही एक लाइन देखो, हम चाहते हैं जब हम स्ट्रिंग भेजें, जब हम क्या भेजें, देखो स्ट्रिंग भेजें, तो ये वाला भी कंस्ट्रक्टर चले और ये वाला भी चले, दोनों चले। तो देखो हम ध्यान से क्या करने जा रहे हैं। कब हम ऐसा, देखो जब हम ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे पैरामीटर ना भेजें, तब तो कौन सा चले, ये सिर्फ पहला वाला चले। लेकिन जब हम स्ट्रिंग भेजें ये वाला, तो हम चाहते हैं ये भी चले और ये भी चले। तो ये देखो बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है कि हम इसको हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट बनाएं, स्ट्रिंग भेजें, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। हम चाहते हैं ये वाला भी चले। तो ध्यान से देख रहे हो हम क्या लाइन लिख रहे हैं। दिस लिखा और दिस लिखने के बाद एक पैरेंथेसिस या ब्रैकेट बना और बंद कर ऐसे। ये अरे सुपर भाड़ में जाए, पहले ये तो देखो जो हम बता रहे हैं। सुपर तो बताएंगे ना हम, पहले ये देखो हम क्या कह रहे हैं। अब जरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
एरर किस बात का भाई? अच्छा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं क्या? अरे यार एक्सटेंड हम जिसको किए हैं उससे मतलब है तो ठीक है। हाँ कोई चलो अब रन करें। आई एम चाइल्ड ए बी सी डी। ध्यान से देखो, न्यू चाइल्ड चला है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो तुम्हें पता है क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर। कौन सा? स्ट्रिंग वाला। लेकिन यहां पढ़ा पहले क्या? दिस और पैरेंथेसिस। दिस लिखने का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का, दिस मतलब यह है, जिसका मतलब क्या होता है? यह या इस। वो कह रहा है इस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। कौन सा कॉल करेंगे? दिस के आगे पैरामीटर नहीं है ना, तो बिना पैरामीटर वाला। अगर मान लो हमें ये वाला कॉल करना होता तो हम यहाँ पे दिस के साथ यहाँ क्या भेजना है? इंट मांग रहा है ना, तो यही दिस में भेज दो। क्या? चल जो 60 से अब रंग आई एम चाइल्ड विथ 67, आई एम चाइल्ड ABC। देखो पहले इसको चलाने आया है, लेकिन दिस और 67 पढ़ा तो समझ गया हमें पहले किसे चलाना है? एक दूसरे कंस्ट्रक्टर को। इसको चलाया, फिर आगे इसको चलाया। बिल्कुल नहीं, तीनों चलाने का एक ही रास्ता हो सकता है। अगर तीनों मान लो चलाना भी चाहते हो, जैसे कभी ये मत सोचना कि मान लो एक तो चल ही रहा है, एक हम कॉल कर दे रहे हैं तब चल रहा है, तो एक और कॉल कर देते हैं। कैसा? बिना पैरामीटर वाला। यही बात गलत हो जाएगी। हाँ पहले ये चीज देखो, पहले ये चीज गलत हो जाएगी। एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस पैरेंथेसिस एक बार ही होगा। एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर सकता है, एक किसी दूसरे को कर सकता है। एक कंस्ट्रक्टर कभी 2 या 3 कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता। तो ये बात दिमाग में आप सबको रखनी है, इसलिए ये लाइन तो नहीं। लेकिन हाँ भाई, जब स्ट्रिंग चलेगा तो कौन सा चलेगा? इंट वाला। अब इंट वाले के अंदर हम आके लिख दें क्या? ऐसे। ये देखो अब तीनों चल गए कि नहीं चल गए? एक बिना पैरामीटर वाला भी चला, स्ट्रिंग वाला भी चला और वो भी चला। लेकिन याद रखनी है आपको ये बात। तो अब समझ में आया? मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कॉल हो सकते हैं। लेकिन अब एक बात और दिमाग में रखनी है भाई, गलती से भी दिस वाली लाइन नंबर 2 पे मत रख देना, नहीं लेगा। ये भी बात याद रखनी है आपको। आप दिस करके अपनी क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर के हिसाब से कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी बात याद रखनी है, वो कॉलिंग की लाइन हमेशा उस कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन होगी, कभी ये दूसरे नंबर पे नहीं होगा। ये याद रहेगा ना? है सही रहा है कि नहीं है? सोचो इसे दूसरे लाइन दूसरे। अभी एक चीज और देख रहे थे ना कि जब यहां 2 कंस्ट्रक्टर कॉल करने की बात कर रहे थे तब भी ये इसीलिए एरर दे रहा था। वो इसलिए नहीं कर रहा था कि 2 बार कॉल नहीं कर सकते, वो इसलिए कह रहा है कि भाई हमको दूसरे नंबर पे कॉल कैसे कर रहे हो? हम तो हमेशा कहाँ कॉल होते हैं? तो आपके कंस्ट्रक्टर की हमेशा पहली लाइन होंगी। अब सवाल ये उठता है कि इसने ऐसा क्यों करता है कि ये पहली लाइन पे ही लिखने देता है, बाद में लिखने के लिए नहीं देता? तो इसका रीजन है, पहले तो ये बताओ, तुम दिस करके किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल क्यों करते? तो उसके पहले तुम्हें वो भाई कंस्ट्रक्टर, देखो वो भी काम, भाई देखो वो भी कुछ काम करने के लिए था, ये भी कुछ काम करने के लिए था, लेकिन इस काम के साथ तुम्हें लग रहा है कि जब ये काम, देखो अच्छा एक बात ये भी देखना, अगर एक भी पैरामीटर नहीं भेजोगे ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? डिफॉल्ट वाला। ये किसी को कॉल करेगा?
ये जब जब अगर तुम ऐसे ऑब्जेक्ट बना दो, देखो हाँ डिफॉल्ट सिर्फ वही चलेगा ना। तो अब यही बात समझने वाली है कि जब तुम कहाँ गए, यही था नहीं सर, हाँ ये देखो, जब तुम यहाँ पे क्या भेजोगे, पैरामीटर भेजोगे, तो पैरामीटर वाला जो भी होगा वो क्या होगा, चलेगा। जो पैरामीटर वाला होगा वो चलेगा। और पैरामीटर वाला किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को इसीलिए कॉल किया होगा कि अगर उसे लगता होगा कि इस काम, आगे वाले काम से पहले वो वाला काम करना भी क्या है, जरूरी। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे, अच्छा इसको ऐसे समझो कि जैसे कई बार हम कुछ काम ऐसे होते हैं मेरे कि जैसे देखो हम ही कहीं जाते हैं, मेरे पास 3 रास्ते होते हैं। कहीं आप जैसे जाते हैं मान लो, तो मेरे पास 3 रास्ते होते हैं कि जैसे या तो हम चप्पल पहन के जा सकते हैं, और फिर क्या पहन के जा सकते हैं, जूते पहन के भी जा सकते हैं। 2 ऑप्शन है कि नहीं है? ठीक है। लेकिन अगर मान लो चप्पल पहन के जाते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जूते पहन के जाते हैं तब साथ में मोजे भी पहनते हैं, तो उस काम से पहले वो चीज़ क्या है। अच्छा ऐसा करोगे कि पहले जूता पहन लोगे बाद में मोजे चढ़ाना चालू करोगे? नहीं करोगे ना। तुम्हें लगता है कि इस काम से एकदम सेम वैसे ही है। हमेशा ये कहता है जब भी होगा कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की लाइन हमेशा क्या होगी, पहली। तुम कॉल क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि इस कंस्ट्रक्टर से, इस कोड से पहले वो काम हो जाना चाहिए, इसके बाद ही ये काम होगा। ये भी तो, और ये देख रहे हो, ये भी एक काम है। ये तो चलता ही है। जब तुम डिफॉल्ट, जब तुम नहीं भेजते हो पैरामीटर, तब भी कौन चलता है, ये बाय डिफॉल्ट चलता है। और जब तुम यहाँ ऐसे कर दोगे तो कौन चलेगा, पहले ये चलेगा और फिर इसके बाद ये चलेगा। तुम्हें लगता है कि जब हम स्ट्रिंग भेजते हैं तो हमारे लिए ये चलाना भी जरूरी है और ये चलाना भी जरूरी है। इसीलिए याद रखना हमेशा कहाँ होगा, ये फर्स्ट लाइन याद रहेगा। फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर में सर यदि दिस डॉट के आर्गुमेंट चेंज कर दे, दो दिस डॉट, वहां डिफॉल्ट वाले हाँ डिफॉल्ट वाले पे जाके उसमें आर्गुमेंट डिफॉल्ट डाल दें, इसमें आर्गुमेंट डाल दें। अच्छा ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं 2 दिस तो हो ही नहीं सकते ना, हैं? हमने बताया है ना, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस स्टेटमेंट एक ही बार कॉल किया जा सकता है, और वो भी पहली लाइन। दूसरी लाइन में तो लिखा ही नहीं जा सकता, कॉल करने की तो बात ही छोड़ो। ठीक है। ऐसे ये ऐसे कह रहे हो तो अलग बात है, जैसे यहाँ हो रहा है, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, मतलब जो बिना पैरामीटर वाला है वो इंट वाले को कॉल कर रहा है, और जो इंट वाला है वो किसको कॉल कर रहा है, बिना। ये तो इसी में फंस जाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा ना। इस वजह से देखो इस चीज़ को अलाउ नहीं करना। अब बात समझ में आया, दिस का क्या यूज़ है, दिस किस लिए है। अब दिस, लेकिन बस दिस नहीं, दिस और आगे पैरेंथेसिस या ब्रैकेट, इसके थ्रू तुम अपनी ही क्लास के किसी और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। कौन सा कॉल होगा, जैसा पैरामीटर भेजो। और याद ये रखना है हमेशा फर्स्ट लाइन ही हो, इसको कभी दूसरी लाइन पे नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है ये? चलो अच्छा, तो जैसे लाइन नंबर 15 को अगर हम 17 को कमेंट कर दें और उसमें जिसमें इंट डाल दें, लाइन नंबर 15 में इंट डाल दो, पॉइंट डाल दें, क्या डाल दो, या कोई नंबर डाल दें, कोई नंबर वैल्यू डाल दो, मतलब ये कमेंट करके क्या हो जाएगा कॉल? एकदम होगा। तो सर वहाँ से नीचे लाने में उसे क्यों नहीं कॉल कर पा रहा है? कहाँ पे? ये वाला बात ये है उसका यूज नहीं है, उसे बात कॉल कर पाने की नहीं। क्या है, जावा कंपाइलर क्या नहीं कॉल कर सकता, देख रहा है तो क्या उसे कॉल करने में दिक्कत है? बात उसको किसकी है, यूज की। उसे कहना, उसका कहना एक ही है कि एक भाई अगर तुमको कोई कोड लिखना ही है बाद में, तो बाद में वो कोड क्यों नहीं लिख देते,
कंस्ट्रक्टर किस लिए होता है? कंस्ट्रक्टर को पहले समझो। कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करना। ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे जो काम पहले करने हैं उन काम को करना। अब कंस्ट्रक्टर मल्टीपल हो सकते हैं, कभी ऐसा होगा एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। भाई क्यों कॉल कर रहा है दूसरे को? क्योंकि उसे पता है कि इतने से काम नहीं चलेगा, आप पहले इसके जो और कोड है वो वहां पे रखा है, वो हमें कोड चाहिए, तो इसलिए उसे क्या करता है? कॉल कर लेता है। तो याद रखना एक चीज, मान लो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए, आर्गुमेंट भेजे कौन सा? स्ट्रिंग। तो बताओ पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नहीं यार देखो, चाइल्ड स्ट्रिंग भेजोगे, आएगा स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन फिर किसको चलाने जाएगा? चाइल्ड को। चाइल्ड पहले पूरा चला के खत्म कर लेगा, तब स्ट्रिंग वाले को आगे चला के क्या करेगा? खत्म करेगा। तो पहले कौन चल के बंद होगा? कौन सबसे पहले कंप्लीट होगा? इंट वाला, जिसको कॉल किया गया है। क्लियर है? वैसे भी कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है? कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जब कोई चीज तुम्हारे लिए प्री रिक्विजिट हो या प्री कंडीशन हो कि भैया ये काम करने से पहले ये चीज चाहिए ही चाहिए। इसमें चॉइस नहीं चलती कि हमें आज चाहिए कल नहीं चाहिए। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो भैया वो चीज लोड, जब तुम्हें लगता है कोई भी चीज कि हाँ भैया इस चीज के साथ ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, तब तुम बनाते हो क्या? कंस्ट्रक्टर। इसमें मर्जी नहीं चलती, हम आगे मन करेगा तो नहीं कॉल करेंगे। ये तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तुम्हारे बिना कॉल किए क्या होगा? चलेगा ना। एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को क्यों कॉल करता है? जब इस कंस्ट्रक्टर को लगता है कि इस वर्क से पहले वो वर्क करना क्या है? जरूरी, इसलिए पहले उसे कॉल करेगा, उसको चलाएगा, फिर इसके बाद आगे इसको चलाएगा। तो ये बात एकदम, क्योंकि कई बार क्या होगा, तुम्हें कोड दे देंगे, कहेंगे इसमें गलती ढूंढो, और छोटी सी गलती ऐसी ही कोई लिखी होगी। एक कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर के बाद इस तरह से लाइन। अब पेपर पे या नोटपैड पे तो तुम्हें नहीं लिखेगी कंपाइलेशन की एरर ना, तो तुम्हें यही जवाब देना होगा कि यहाँ पे क्या होगी? कंपाइलेशन एरर होगा, ये कोड कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि दिस करके कंस्ट्रक्टर को दूसरी लाइन पे कॉल किया गया है, जो कि संभव नहीं है। हमेशा ये कहाँ होता है? पहली लाइन। क्लियर है ये? हाँ, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी तो है ही। डिपेंडेंसी तो प्री रिक्विजिट बोल लो, डिपेंडेंसी बोल लो, है ना, प्री कंडीशन बोल लो। प्री कंडीशन का मतलब क्या? पहले से जो कंडीशन होनी चाहिए। भाई कई लोग एक इंग्लिश का वर्ड है प्री रिक्विजिट चलता है, और डिपेंडेंसी ये वर्ड बोल रहे हैं वो भी चलता है। डिपेंडेंसी का क्या मतलब है? जैसे किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी है तो इस चीज़ से पहले वो चीज़ क्या होनी चाहिए? हो जानी चाहिए, है ना। जैसे गाड़ी है, पहिए प्री रिक्विजिट है, उसकी प्री कंडीशन है, या क्या कहो, और या फिर ये भी कहो कि क्या है? डिपेंडेंसी भी है, मस्ट है ना। हर हाल में उसमें कोई भी गाड़ी होगी उसमें पहिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये क्लियर हुआ। ये जो दिमाग में बात याद रख लेनी है दिस वाली, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और देखो, अभी 2-3 कंस्ट्रक्टर तो समझ में आ गए हैं सारे। अभी फिलहाल इनको हटा दे रहे हैं, बेवजह कन्फ्यूज़न ना हो, साफ सुथरा दिखाई दे, है ना। ये अच्छा, ये पेरेंट क्लास है ना, ये भी तो क्या है? क्लास ही है ना। अब क्या देखो, ध्यान से लिख रहे हैं हम, पब्लिक पेरेंट आई एम पेरेंट, और ये भी लिख देते हैं क्या? डिफॉल्ट। बोलो, कितनी बात समझ में आती है? अब एक काम करते हैं, यहाँ क्या आने लगा? एरर आने लगा। अच्छा, क्योंकि हमने वो जो कंस्ट्रक्टर में वो वाले कंस्ट्रक्टर थे डिलीट कर हटा दिए ना। चलो, अब बताओ हम चाइल्ड क्लास का क्या बना रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पहले हम चलो
चाइल्ड क्लास, अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, पेरेंट क्लास का नाम कहाँ है भाई, देखो कहाँ दिख रहा है, ये पेरेंट, ये नॉर्मल क्लास है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना भाई, एब्स्ट्रैक्ट होती तब नहीं बनता ना, अभी तो बनेगा ना। और जब ऑब्जेक्ट न्यू पेरेंट करोगे तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, चलेगा भाई, चलेगा ना पेरेंट का। और क्या प्रिंट होगा, आई एम पेरेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को ना। और आगे वाली लाइन में हमने लिखा है क्या, न्यू चाइल्ड। इससे क्या होगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन तुम्हें पता है जब चाइल्ड का बनाने जाता है तो किसका, पेरेंट। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, और चाइल्ड का, अच्छा पेरेंट का भी चलेगा, मतलब पेरेंट का भी चलेगा। पहले तो हम ये पूछ रहे हैं, जरा रन करके देखते हैं। चला, हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, चाइल्ड का, इस क्लास का, इसका तो कंस्ट्रक्टर चला ही चला, उसके पहले पेरेंट क्लास के अंदर ये वाला भी चला। इवन चलने का फ्लो भी देखो, आई एम पेरेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके बाद आई एम चाइल्ड। तो क्या समझ में आया, जब भी किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उस चाइल्ड के अंदर कोई पेरेंट है और पेरेंट के पास भी कंस्ट्रक्टर है, तो सब पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, इसके बाद चाइल्ड। ये तो पहले भी बताया गया है, जब मेथड भी लोड होता है तो पहले किसका होता है, पेरेंट का, तब चाइल्ड का। कंस्ट्रक्टर भी चलेगा तो पहले किसका, पेरेंट का, इसके बाद चाइल्ड का चलेगा। याद रहेगी ये बात आज से। और एक चीज ये भी देखो, हमने कॉल नहीं किया है, हमने कॉल किया है क्या, हमने क्या पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को यहाँ कॉल किया है, तब भी अपने आप कॉल होगा। याद रखना, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसका कोई पेरेंट है, पेरेंट में कंस्ट्रक्टर है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो भी अपने आप चलेगा, ये वो भी कॉल होगा, चाहे कॉल करो और चाहो कॉल। लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी है नहीं जी हम कॉल करेंगे तो चलेगा तब भी। तो कॉल करने का तरीका होता है क्या, जैसे दिस और ब्रैकेट लगता था या पैरेंथेसिस, वैसे सुपर और पैरेंथेसिस। जो पेरेंट क्लास होती है उसको सुपर क्लास भी बोलते हैं, चाइल्ड क्लास को सब क्लास भी बोलते हैं, समझ रहे हो। तो अगर ऐसे वैसे देख, एक चीज ये समझ लो, पहले क्या समझ में आ रही बात, कि भैया पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा ही चलेगा, चाहे कॉल करो और चाहे कॉल ना करो। देख लो, अभी देखो नहीं कॉल किया था तब भी यही आया, चला, और ये आया, और अब कॉल कर रहे हैं तब भी कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, देखना सेम वही चीज हो। क्लियर है ये। तो अब सवाल दिमाग में ये उठता है कि यार जब कॉल करें ना करें तब भी चलेगा ही चलेगा, तो फिर जावा ने ये कॉल करने का ऑप्शन ही क्यों दिया। एक तो ये चलो एक चीज ये लग जाती है, वैसे क्या है, हमें तो ये पता ही है कि पेरेंट में कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर है और वही चलेगा। लेकिन एक चीज देखते हैं जरा, ये कौन है भाई, पेरेंट क्लास, और ये कंस्ट्रक्टर है, कैसा कंस्ट्रक्टर है, अब कैसा है, पैरामीटराइज्ड है। मतलब अगर पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो तो भैया अब इनको देखो कहाँ गया, एरर। अरे छोड़ो, हम कह रहे सुपर लिख दिए इसलिए एरर आ गई, छोड़ो सब, एरर आ रही है, ध्यान से समझनी है बात। अब देखो बात क्या है, एक क्लास है चाइल्ड क्लास, उसके पास कंस्ट्रक्टर, एक पेरेंट क्लास, उसके पास भी कंस्ट्रक्टर जो उसके अंदर एक्सटेंड हुई है, लेकिन न इसमें पैरामीटर न उसमें पैरामीटर, कोई टेंशन नहीं। ऑब्जेक्ट बनाओगे अपने आप, चाइल्ड वाला भी कॉल, चाइल्ड से पहले पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा और बाद में कौन सा कॉल होगा, चाइल्ड वाला। लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट के पास क्या है,
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, मतलब ऐसा। अब बताओ ये कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो इसको पैरामीटर चाहिए ना। तुम ही सोचो, अच्छा जब तक पैरामीटर नहीं था कोई दिक्कत नहीं थी, बोलो क्यों नहीं थी? चलो हटा के देख लेते हैं पैरामीटर फिर से। रीजन, हाँ भाई देखो सीधा रीजन है। न्यू किए चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलाने आया, लेकिन चाइल्ड से पहले किसका चलाया? पेरेंट का। चाइल्ड से पहले गया किसका? तो चाइल्ड में पैरामीटर, या चाइल्ड की बात छोड़ो, पेरेंट में कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, चला लिया। लेकिन अगर यही क्या मांगे? पैरामीटर। अब देख, अब लिखोगे तुम क्या? न्यू चाइल्ड क्लास का तुम क्या बनाए? ऑब्जेक्ट। और चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो क्या चलेगा? चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा? और चाइल्ड से भी पहले क्या चलेगा? पेरेंट का। आएगा पेरेंट वाला चलाने, तो पेरेंट वाला कहेगा भाई कैसे कैसे, हमको नंबर तो दो, हमें तो पैरामीटर में क्या चाहिए? इंट चाहिए, हम ऐसे नहीं चल पाएंगे। ध्यान से समझना इस बात को। जब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर होता है तो अब भैया पैरामीटर तो इसको चाहिए। पहले तो तुम नहीं भी लिखते थे तब भी काम चल जाता था, बोलो चल जाता था कि नहीं? सुपर फुपर कुछ नहीं लिखे थे, चल गया था। क्यों? क्योंकि ये वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिना पैरामीटर वाला अपने आप क्या कर देता था? कॉल कर देता था। अब तो उसको नंबर चाहिए। अब तुम्हारी मजबूरी है कि यहाँ लिखो सुपर और उसको नंबर चाहिए ना। क्यों? क्योंकि उसको इंट चाहिए। याद रही बात? अब याद रहेगी बात। सुपर लिखना जरूरी नहीं है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही है चाइल्ड से पहले। लेकिन अगर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में क्या है? पैरामीटर है, वो पैरामीटराइज्ड है, तो उसको भी तो पैरामीटर चाहिए। और पैरामीटर भेजोगे तो कैसे? ऐसे कॉल करके तभी तो भेजोगे। अब बात याद रहेगी। सुपर का ये यूज है। क्या करें? बिल्कुल, ये भी क्योंकि चाइल्ड से पहले पेरेंट को चलना है ना, इसलिए इसको कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इसे दूसरी लाइन में डाल। हमेशा ये भी दिस की तरह कहाँ रहेगा? फर्स्ट लाइन। नहीं चलेगा। या तो सुपर चला लो या तो दिस चला लो। क्या करें? तो ये सुपर लिख रहे हो ना, सुपर का मतलब है किसको पॉइंट करेगा? पेरेंट वाले। इसीलिए तो वो क्लियर लिख रहा है। दिस लिखोगे तो किसको समझेगा? चाइल्ड वाले। ठीक है, तो ये हाँ क्या करें? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, ये गलती मत समझ लेना। इनका देखो कहने का क्या मतलब है, सुन लो भाई। अच्छा किया इन्होंने पूछ लिया। ये पेरेंट में इंट भेज रहे हैं ना, इनका कहने का मतलब है अगर चाइल्ड में भी पैरामीटर क्या हो? इंट हो। इंट ए बी सी, नाम से क्या लेना देना? कह रहे थे ऐसे कर दो सर जी, चलेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ चलो, वो तो यहाँ आओ जो भाई ऑब्जेक्ट भी बना, वो भी करके देख लो। अच्छा कि ये सवाल पूछ लिए। एरर दे रहा है ना, नंबर मांग रहा है ना, भेज दो। यहाँ तो एरर नहीं है, तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इंट मांग रहा है पैरामीटर में, तुम इंट भेज रहे हो। लेकिन गुनाह क्या है यहाँ? गलती क्या है? पेरेंट के पास एक वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो उसको तो कॉल करना ही पड़ेगा। अगर पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना उसकी मजबूरी है। वो या तो भैया नहीं, तुम्हारा इतना ही मन है नहीं कॉल करना है तो हटा दो एक्सटेंड फिक्सटेंड। वो कहेगा भैया तब तुम्हारे बाप हम नहीं है, जब इतनी बात नहीं मान रहे। ये एकदम दिमाग में रखनी है बात। सुपर लिखना क्यों जरूरी है, ये समझने वाली बात है। वैसे तो सुपर नहीं लिखो तब भी काम कर जाता है, लेकिन जब कभी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में क्या हो? पैरामीटर, तब सुपर लिखना और वो पैरामीटर भेजना चाइल्ड कंस्ट्रक्टर से मस्ट हो जाता है। और कभी ये मत सोचना कि हम यहाँ से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम यहाँ से बना रहे हैं, 56 यहाँ जाएगा
और फिर 56 यहाँ पहुँच के उड़ के 56 वहाँ पहुँच जाएगा। नहीं भैया, कॉल करोगे, अब तुमको वही 56 ही भेजना था यहाँ ना, तो सी लिख दो भाई। तो 56 वहाँ से यहाँ आया, यहाँ से वहाँ आ गया। आई बात समझ में? क्लियर रहेगा ये? तो एकदम समझ लेना है कि दिस और सुपर। और पेरेंट क्लास के भाई देखो, क्या पेरेंट के पास वो नहीं हो सकते कई कंस्ट्रक्टर? हो सकते हैं, ओवरलोडिंग इनकी भी हो सकती है। और सुपर लिख के, जैसे मान लो यहाँ एक और हो, एक इंट है और एक क्या है, एक स्ट्रिंग हो, तो जब सुपर लिख के स्ट्रिंग कॉल कर स्ट्रिंग भेजोगे तो क्या होगा, ये वाला चलेगा। इंट भेजोगे तो ये वाला चलेगा। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो भैया दिस और सुपर पूछते भी बहुत है। ठीक है, एकदम कॉल कर सकते हो भाई। लो ऐसे कर दें, दिस एकदम हो सकता है यार। जब तक एक नियम दूसरे नियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, तब तक वो भी होगा। ये तभी दिक्कत करेगा जब उस चीज दूसरे नियम को एक नया कोई नियम तोड़ने लगेगा, तभी देखना एरर आएगी। क्लियर है ये? तो भाई अब दिस भी हो गया, सुपर भी हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई ढंग से। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में आपको बात याद रखनी है। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो मेथड किया नहीं करवाया जाता है, वही मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी अकेले संभव नहीं है। हमेशा उनको साथ में कोई चाहिए। ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड दूसरे से, चाइल्ड से करवाए जाएंगे, वो उसमें होंगे नहीं। ये बात दिमाग में रखनी है। और ऐसा क्यों करता है कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता है? जब उसे महसूस होता है कि जो चाइल्ड हैं मेरे चारों, उसी काम को क्या करेंगे, अलग अलग ढंग से करेंगे, है ना। जैसे बहुत चीज़ें हैं ऐसी जहाँ चीज़ें क्या होती हैं। और एक चीज़ याद रखना, जब एब्स्ट्रैक्ट की बात आएगी तो कम से कम 2 क्लास पिक्चर में आएंगी ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अकेले तो अस्तित्व कोई मतलब ही नहीं है, कहीं ना कहीं कोई दूसरा आएगा। और फिर क्या होगा, जो दूसरा आएगा उसका क्या बनेगा, चाइल्ड होगा। चाइल्ड का, और ऑब्जेक्ट तो इसका बनेगा नहीं, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, तो चाइल्ड का रखोगे पेरेंट में। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ 2 लेयर बनेंगी, 2 लेयर। सोचो तुमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा, पेरेंट डॉट किया, उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिखाई दिया, तुमने पेरेंट का एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल किया, लेकिन जब चला तो रन टाइम पे चला किसका, चाइल्ड वाला। दिखने वाली लेयर पेरेंट की है और चलने वाली लेयर चाइल्ड की है। जब भी एब्स्ट्रैक्शन की बात आएगी, हमेशा याद रखना क्या होगा, 2 लेयर होंगे। जैसे ये तुम्हारा पंखा है ना। एक है कि पंखा अंदर चलता है, हम पंखा खोल के तो अंदर से नहीं चलाते हैं, और चलाना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाए। हमें क्या करना होता है, ऑन ऑफ करते हैं ना, हम वो लेयर यूज करते हैं, देख रहे हो। लेकिन उस बोर्ड वाली लेयर को हम यूज करते हैं, और ये वाली लेयर चलती है कि नहीं चलती, सोचो। चलती ये लेयर है, सर्किट यहाँ ऑन होती है, वहाँ कोई सर्किट है, वही कह रहे हैं, वो लेयर है दिखने वाली और एक लेयर है चलने वाली, 2 लेयर होगी। इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन का पहला कंसेप्ट ही यही है, जहाँ क्या हो, 2 लेयर, तभी पैदा होगा क्या, एब्स्ट्रैक्शन। कि दिखना कुछ, चलना, मतलब दिखने के लिए कोई रहेगा, चलने के लिए कोई रहेगा। आई बात समझ में? तो ये दिमाग में रखना है। चलो कल फिर इसके आगे बताते हैं।